हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे एनवायरनमेंट को, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। पूरा प्रयास है कि इजी से इजी तरीके से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो बताए जाए, ताकि आपको चाहे आईएएस का एग्जाम हो या कोई वनडे एग्जाम, उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज आपका क्लास है जलीय पारितंत्र है। कल हमने पढ़ा था स्थलीय पारितंत्र को, और स्थलीय पारितंत्र में हमने देखा था जो वन है उसको, मरुस्थल को देखा था, घास तंत्र को देखा था, इन सारी चीजों को देखा था। जितने भी स्थल पर पारितंत्र होते हैं उन सभी को हमने कल देखा था और अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम जलीय पारितंत्र को देखेंगे कि हमारा जो जलीय पारितंत्र है इसमें क्या है खास, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका स्थल पारितंत्र है सेम ऐसे ही जल में भी पारितंत्र पाया जाता है, और ये पारितंत्र पूरी धरती पे सबसे बड़ा पारितंत्र है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि धरती पर विस्तृत सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है, तो आपका जलीय पारितंत्र है, जो कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी का लगभग 2/3 हिस्सा, या कहिए कि अगर 4th में से करें या 4 हिस्से में से 3 जो आपका हिस्सा है वो जल से घिरा हुआ है, और उस जल में होता है जलीय पारितंत्र। तो हम आज देखेंगे इसी जलीय पारितंत्र को। तो चलिए शुरू करते हैं। जलीय पारितंत्र कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक होता है स्वच्छ जल पारितंत्र, यानी कि जो अलवणीय जल पारितंत्र भी कहलाता है, तो इसको स्वच्छ जल पारितंत्र या अलवणीय जल पारितंत्र कहेंगे। दूसरा होता है आपका लवणीय पारितंत्र या सागरीय पारितंत्र, यानी कि जिसका पानी नमकीन होता है। और तीसरा है आपका संक्रमित जल पारितंत्र। ये 3 तरह के जल पारितंत्र आपकी धरती पर पाए जाते हैं, जिसमें आपका सागरीय पारितंत्र सबसे बड़ा है, और ओवरऑल मिलाकर के सभी पारितंत्रों में सबसे बड़ा जो है वो जलीय पारितंत्र आपका होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो स्वच्छ जल पारितंत्र है ये कितने तरह का होता है। तो स्वच्छ जो जल पारितंत्र है ये 2 तरह का होता है। एक ऐसा पारितंत्र जो स्थिर रहता है, और एक ऐसा जल पारितंत्र जो हमेशा चलायमान रहता है। ये भी एग्जाम में आता है कि लैंटिक जल पारितंत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं, या लोटिक जल पारितंत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि लैंटिक किसे कहेंगे और लोटिक किसे कहेंगे। बहुत आसान है। लैंटिक जल पारितंत्र यानी कि वो जल पारितंत्र जो स्थिर हो, जैसे कि आपके झील हैं, तालाब हैं, जो आपके स्थिर रहते हैं, अपना जो आयतन है वो नहीं बदलते, या ये चलते नहीं है, या इनमें गति नहीं पाया जाता है। और ऐसे जल पारितंत्र जिसमें गति पाया जाता है उसे कहते हैं लोटिक जल पारितंत्र। और इसमें आपके झरने आती हैं, नदियां आती हैं, साथ ही पहाड़ी जो क्षेत्र के जल स्रोत होते हैं, ये सारे आपके लोटिक जल पारितंत्र में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जो जल चलायमान होता है उसे लोटिक कहेंगे, और जो जल स्थिर रहता है उसे लैंटिक कहेंगे। और ये दोनों ही मिलकर के स्वच्छ जल पारितंत्र या मीठे पानी जल तंत्र का निर्माण करते हैं। दूसरा है आपका सागरीय पारितंत्र, या इसको खुला सागर इसमें लेते हैं। और जो आपका सागरीय पारितंत्र है इसमें हम क्या कर रहे हैं, खुला सागर को ले रहे हैं। और इस खुला सागर में और क्या क्या है, यानी कि खुला सागर है, भूंगे की चट्टानें हैं, बैरियर द्वीप है और तटरेखा है। ये सारे आपके सागरीय पारितंत्र में आएंगे। हम एक एक करके इनको भी डिस्कस करेंगे। और दूसरा है आपका संक्रमणकालीन पारितंत्र। ऐसा पारितंत्र जहाँ पे खारे और मीठे पानी का संक्रमण हो, या खारे और मीठे पानी का एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हो, मिलन हो, इसे कहते हैं संक्रमणकालीन जल पारितंत्र। जैसे आप इसमें देख सकते हैं ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख मैंने आपको बताया था वो नदियां जो एस्चुरी बनाती हैं, यानी कि ऊंची पहाड़ियों से गिरती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ऐसे नदियों को ज्वार नदमुख या इनको एस्चुरी बनाने वाली नदियां कहते हैं, जैसे भारत में नर्मदा और ताप्ती है। और ऐसी नदियां जहां पर अपना पानी ऊंचाई से गिराती हैं वहां पर बनता है संक्रमित जल पारितंत्र, जो कि मीठे और खारे पानी का यहाँ पर मिलन हो रहा है, इसलिए आपका संक्रमित जल पारितंत्र होगा। दूसरा आपका आर्द्र भूमियां। जो आर्द्र भूमियां होती हैं, जैसे आप देखेंगे जितना भी तटीय क्षेत्र है ये सब आर्द्र भूमियों वाला क्षेत्र है। और ये जो भूमियां होती हैं ये स्थल में मीठे पानी से कनेक्ट होती हैं, और कोस्टल एरियाज यानी कि किनारे से ये जो है खारे पानी से कनेक्ट होती हैं। तो ये भी आपकी संक्रमित जल पारितंत्र है। तीसरा आपका क्या है, मैंग्रोव पारितंत्र। मैंग्रोव पारितंत्र आपको पता होगा कि जो मैंग्रोव वन होते हैं ये नदी डेल्टाओं में मिलते हैं, यानी कि मीठे पानी का जो आखिरी स्रोत होता है वो होता है डेल्टा। क्योंकि जो नदियां होती हैं ये आखिरी में अपने मुहाने पे ले जाकर के अवसादों को कलेक्ट करके डेल्टा का निर्माण करते हैं। और ये जो इलाका होता है ये मीठे और खारे पानी के संक्रमण बिंदु पर
होता है या मिलन बिंदु पर होता है, इसीलिए जो माइक्रो वनस्पतियां हैं इन्हें भी संक्रमित जल पारितंत्र में रखा जाएगा। तो ये तीनों आपके संक्रमित जल पारितंत्र के उदाहरण हैं। एग्जाम में आ सकता है कि बताएं इनमें से कौन सा है जो संक्रमित जल पारितंत्र है। कूट में भी आ सकता है और इंडिविजुअल भी, तो ध्यान देंगे। या ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा है जो संक्रमित जल पारितंत्र का स्रोत नहीं है। तो ये ध्यान देंगे बच्चों, आपके संक्रमित जल पारितंत्र है, ये आपका जो है लैंटिक है और सॉरी ये आपका लैंटिक है और ये आपका लोटिक है। खुला सागर और मूंगा चट्टान, बैरियर द्वीप और तटरेखा, क्या है ये चीजें, इसको भी देख लेते हैं। खुला सागर मीन्स की जो अगाध समुद्र है जिसमें हर तरह का पारितंत्र पाया जाता है, ये आपका खुला सागर है। इसके अलावा जो आपका है मूंगा चट्टान, मूंगा चट्टान मैंने आपको बताया ही था कि कोरल को ही मूंगा कहते हैं। इसी को जो है इसी से बनने वाली जो चट्टाने हैं, चूंकि ये जो जीव होते हैं इनका जो खोल होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी कि चूना पत्थर का बना होता है, काफी हार्ड होता है। और जब इनकी मृत्यु होती है तो ये एक कॉलोनी के रूप में रहते हैं और आपस में ही इतना मिलजुल के रहते हैं, या कहीं इनमें ऐसी जो है सहकर्मिता पाई जाती है कि मरने के बाद ही एक के ऊपर एक करके ही मरते हैं, यानी कि ये अपना एक चट्टान नुमा आकृति बना देते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ही मरते जाते हैं और इस तरह से चट्टान का निर्माण हो जाता है और द्वीप का भी निर्माण होता है। जब ये लंबाई में है तो बैरियर हो जाता है, लेकिन अगर ये जो है टीले के रूप में हो जाए तो ये द्वीप कहलाता है। तो ये जो होते हैं आपके कहलाते हैं आपके मूंगा चट्टाने, जो कोरल द्वारा बनाए जाते हैं, मूंगा द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरा है बैरियर द्वीप। बैरियर द्वीप का मतलब होता है ऐसा द्वीप जो समुद्रों में जो तलछटें होती हैं, जो मिट्टियां होती हैं, उनके कलेक्शन से जब बन जाता है। आप देखेंगे अक्सर नदी में, जैसे आप देखेंगे जो आपका माजुली द्वीप है आपके ब्रह्मपुत्रा नदी में असम में है, ये भी क्या है मिट्टी के कलेक्शन से धीरे धीरे करके एक द्वीप बन गया है। ऐसे समुद्रों में भी जगह जगह जब अवसादी जो मिट्टियां होती हैं समुद्रों की वो इकट्ठा हो जाती है और इकट्ठा होकर द्वीप का निर्माण कर देते हैं, तब इसे कहा जाता है बैरियर द्वीप। और बैरियर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो द्वीप होते हैं ये समुद्री जो लहरें होती हैं उनसे तटों की सुरक्षा करते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है बैरियर द्वीप या अवरोधक द्वीप। तीसरा है आपका तटरेखा। तटरेखा क्या होता है, जो आपका कोस्टल एरियाज होगा इसके किनारे किनारे एक तट के समान रेखा का निर्माण हो जाता है। और ये तटरेखा किसकी वजह से बनता है, तो जो ज्वार भाटा आती है, लहरें आती हैं, इन लहरों के द्वारा आप देखेंगे बहुत सारे जो अवसाद है, समुद्र की मिट्टी है, उसे लाया जाता है और तटों के किनारे इन्हें कलेक्ट कर दिया जाता है। और ये समुद्रों में जो है या कहें कि समुद्र के किनारे जो आपका स्थल है और समुद्र का जो वाटर है उसके बीच में एक तट रेखा का निर्माण कर देते हैं। पूरे के पूरे स्थल के समानांतर जो है बालू का एक कहिए कि रेखा सा बन जाता है जिसे तट रेखा कहते हैं। और ये ज्वार और भाटा के आने से इनका निर्माण होता है और ये बहुत एक तरीके से कहिए कि उपजाऊ होते हैं, फर्टाइल होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी वनस्पतियां जीव जंतुओं के अवशेष भी होते हैं। और जब ये जो तट रेखा है इनके बीच समुद्र का पानी आ जाए या कभी ऐसा हो कि ये तट रेखा जो हमारा स्थल है उससे थोड़ी दूर पर बन जाए और बीच में पानी आ जाए तो इससे बन जाते हैं लैगून झीले। जैसे आपने देखा होगा उड़ीसा का जो झील है जो इसको चिल्का झील कहते हैं, यानी कि इंडिया है दक्षिणी इलाका, और जो समुद्र है ये पानी के साथ जब अपना अवसाद लाता है तो तटों के किनारे अवसाद इकट्ठा होते रहते हैं और ये तट रेखा का निर्माण कर देते हैं। कभी कभी ये स्थल से बिल्कुल अटैच होते हैं, सटे रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये स्थल से थोड़ा दूर बन जाते हैं और जो वाटर है इनके बीच में आता रहता है और एक समय के बाद ये रास्ते बंद हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा कहीं से पानी आता और जाता रहता है, लेकिन ये पानी इसके अंदर कैद हो जाता है तो ये बन जाते हैं लैगून झील। तो इस तरह से लैगून झील का निर्माण हो जाता है। ये है आपके सागरीय पारितंत्र का एक हिस्सा, तो इसको ध्यान देंगे। मूंगा चट्टाने, बैरियर द्वीप, तट रेखा और खुला सागर, ये सब आपके सागरीय पारितंत्र का हिस्सा है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा और बहुत आसान है। नेक्स्ट है बच्चों आपका जलीय पारितंत्र को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे हम पढ़ते हैं कि स्थलीय पारितंत्र को कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित करती है, टेम्परेचर है, प्रकाश है, वर्षा है, मिट्टी की उत्पादकता है, ये सारी चीजें तटीय जो आपके स्थलीय हैं इस पारितंत्र को जो है प्रभावित करती हैं। इन्हीं के अच्छे इफेक्ट से बढ़िया होता है और अगर इसमें डिसबैलेंस हो तो जो इफेक्ट होता है वो नेगेटिव हो जाता है। सेम ऐसे ही आपके जलीय पारितंत्र को भी ये सारी चीजें इफेक्टिव करती हैं या प्रभावित करती हैं। देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। तो पहला तो
टेम्परेचर, मैंने आपको बताया ही था कि टेम्परेचर अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है अजैविक चीजों में। तापमान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और जो जलीय पानी तंत्र होता है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। आपको पता भी होगा कि जो स्थल है ये तेजी से गर्म होता है और तेजी से ठंडा हो जाता है। यानी कि अगर स्थल का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा भी हो गया और थोड़ा कम भी हो गया तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, हम उसके हिसाब से अपने आप को अनुकूलन कर लेते हैं या उसी तरह से हमारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। लेकिन जलीय पानी तंत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर जलीय पानी तंत्र का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा गर्म हो जाए या ज्यादा ठंडा हो जाए तो वहाँ की पारिस्थितिकी खत्म हो जाती है। और जो जलीय पानी तंत्र है ना तो ये जल्दी गर्म होता है और ना ही जल्दी ठंडा होता है, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर ये ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा हो गया तो वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से खत्म होने लगता है। ये डिफरेंसेस होते हैं टेम्परेचर का स्थल पर और जल में, दोनों जगह इसके प्रभाव अलग अलग होते हैं। स्थल पर थोड़ा ज्यादा और थोड़ा कम चलता है, यहाँ के जो जीव हैं वो अनुकूलन कर लेते हैं। लेकिन जलीय पानी तंत्र हमारा बहुत सेंसिटिव होता है। यहाँ पर अगर जो है टेम्परेचर बढ़ा या घटा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग से जितना हमारा स्थल प्रभावित है उससे कहीं ज्यादा खतरा हमारे जलीय पानी तंत्र पर मंडरा रहा है। क्योंकि अगर जल का जो मात्रा है वो गर्म हुआ या उसका जो एक टेम्परेचर है निश्चित उससे ज्यादा हुआ तो वहाँ का पानी तंत्र पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। रीजन क्या है कि जो पानी होता है अगर वो गर्म होता है तो ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, और ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता कम होने का मतलब है कि समुद्र में जितने भी जलीय जीव हैं, जो वनस्पतियां हैं, उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई तो जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से जलीय पानी तंत्र का गर्म होना वहाँ के जो है पारिस्थितिकी के लिए बहुत ही घातक है, विनाशक है। इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहा है वो आपका जलीय पानी तंत्र हो रहा है। आपने देखा होगा कोरल ब्लीचिंग, नाम सुना होगा, कोरल ब्लीचिंग बड़े पैमाने में हो रहा है। 100 में से 20% से भी ज्यादा जो कोरल है वो उनका ब्लीचिंग की वजह से नष्ट हो जा रहे हैं। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है पहले ये जान लीजिए। कोरल मैंने आपको बताया मूंगा एक जीव है जो जल में रहता है, जिसके ऊपर कड़ा खोल होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके अंदर बहुत ही नाजुक जीव रहते हैं और इसका जो ऊपर का एरिया है ये काफी हार्ड होता है। ये जो होते हैं ये अपने ऊपर जो शरीर होता है उनका जो एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काफी हार्ड होता है। इसके ऊपर जो है जू प्लैंक्टन्स या कहिए कि जो भी समुद्री छोटे छोटे पौधे होते हैं जिसमें आपके बहुत ही छोटे या सूक्ष्म आकार के होते हैं, ये उनके जो है शरीर के ऊपर रहते हैं और ये उनसे क्रिया करते हैं या एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे जो कोरल है वो इन प्लैंक्टन्स को अपने ऊपर आश्रय देते हैं, बदले में जो प्लैंक्टन्स हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं और बदले में कोरल को भोजन और ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ सहजीविता का संबंध स्थापित करते हैं। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन बने कि सहजीविता का उदाहरण, तो एक तो आपका लाइकेन है, मैंने बताया था उसमें शैवाल और कवक होते हैं। शैवाल भोजन बनाता है और कवक उसको आवास देता है, सुरक्षा देता है। सेम ऐसे ही आपका कोरल है, ये आवास देता है जो वहाँ के छोटे छोटे पौधे होते हैं जो भोजन बनाते हैं, और साथ में जो शैवाल होता है वो भोजन बनाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है कोरल को। और इस तरह से जो आपको पता है कि जो पौधे होते हैं ये कलरफुल होते हैं, इनकी फूल पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं, कलरफुल होती हैं। ऐसे ही जो इनके ऊपर निवास करने वाले शैवाल होते हैं बहुत सूक्ष्म आकार के होते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलरफुल होते हैं। इनमें भिन्न भिन्न तरह के कलर पाए जाते हैं और इसी कलर की वजह से जो कोरल रीफ होते हैं या जो कोरल होते हैं ये बहुत ही खूबसूरत कलरफुल दिखते हैं। क्योंकि चूना जो पत्थर की बनी हुई इनकी खोल है ये व्हाइट होती है, जो कि इनका ओरिजिनल कलर है, वास्तविक कलर है। लेकिन जब इनके ऊपर शैवालों का निवास हो जाता है तो इनका जो कलर है ये कलरफुल हो जाता है और कोरल हमें कलरफुल दिखते हैं। और जब इनका जो है सहजीविता का काम चल रहा होता है तो उस समय जो कोरल है बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, उन्हें भोजन मिल रहा होता है और साथ ही शैवालों को आवास मिल रहा होता है। और वहाँ जाने से जो पर्यटन है, ये जो पर्यटक है देख करके बहुत खुश होते हैं। साथ ही उन शैवालों को अपने भोजन के रूप में उपयोग में लाने के लिए छोटी मछलियां, समुद्र के अन्य जीव भी वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और उन छोटी मछलियों और छोटे जीवों का शिकार करने के लिए बड़ी मछलियां और समुद्र के अन्य बड़े जीव भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। इस वजह से जहाँ पे कोरल होता है वहाँ पर जैव विविधता समुद्रों में बहुत ज्यादा पाई जाती है।
क्योंकि जो कोरल है एक फाउंडेशन प्रजाति है, ये जीवों को आवास भी देता है, जीवों को सुरक्षा भी देता है, जीवों को भोजन भी देता है। इसी वजह से कोरल के आसपास सभी जीवों की उपलब्धता पाई जाती है। लेकिन जब पानी गर्म हो जाता है और पानी गर्म होने की वजह से जो मतलब प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता है वो शैवालों की बढ़ जाती है, जो कि कोरल के ऊपर रहते हैं और ये तेजी से प्रकाश संश्लेषण करने लगते हैं। और ऐसे में जो कोरल होते हैं इनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम होती है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाए तो भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में जो कोरल है इनका दम घुटने लगता है, यानी प्रॉब्लम होने लगती है और ये अपने ऊपर से जो शैवाल होते हैं उनको हटा देते हैं। या तो वो अपने ऊपर से शैवालों को हटा देंगे, अगर वो ऐसा करेंगे तो भी कोरल व्हाइट हो जाएंगे, ब्लीचिंग हो जाएगा। या फिर जो जूजैंथिल उनके ऊपर रहते हैं, ये जूजैंथिल अपने जो कलर होते हैं उसे कम कर देते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता घट जाए, और जब ये अपना कलर कम कर देंगे तब भी जो कोरल है वो व्हाइट हो जाएगा और कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा। इस तरह से अगर जूजैंथिल जो कि भोजन बनाने का काम करता है, इसको कवक ने अपने से दूर कर दिया तो उसे आवास नहीं मिलेगा, और जूजैंथिल भोजन नहीं बनाएगा तो कवक को भोजन नहीं जो आपके सीप है जो कोरल है उन्हें भोजन नहीं मिलेगा, और इस तरह से दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है और कोरल ब्लीचिंग हो जाता है, कोरल मरने लगते हैं और जूजैंथिल का आवास भी समाप्त हो जाता है। और जब कोरल मरने लगेंगे, आवास नहीं मिलेगा जूजैंथिल जो शैवाल है उनको, तो जो छोटे जीव हैं उनको खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, और छोटे जीव नहीं रहेंगे तो बड़े जीवों को भोजन नहीं मिलेगा। इस तरह से जो समुद्र की पारिस्थितिकी है, जो एक फूड चैन चल रहा था वो फूड चैन डिस्टर्ब हो जाता है, पारिस्थितिकी डिस्टर्ब हो जाती है, और पूरा का पूरा जो समुद्री या जो जलीय पारितंत्र है ये घातक रूप से विनाश की तरफ अग्रसर हो जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोरल ब्लीचिंग क्या है और पानी अगर गर्म हुआ तो उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। पूरा का पूरा फूड चैन, पूरा का पूरा जो वहाँ की पारिस्थितिकी है, जो खाद्य जाल है वो समाप्त हो जाएगा, और इस तरह से जो हमारा जल पारिस्थितिकी तंत्र है वो बहुत ही खतरनाक जो है या कहिए कि घातक स्थिति में आ जाएगा। स्थल से ज्यादा नुकसान हमारे जलीय पारितंत्र को होगा अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से बढ़ता रहा तो। दूसरा जो कोरल है ये स्वच्छ पानी में रहते हैं, इन्हें स्वच्छ पानी पसंद है, ये गंदे पानी में नहीं निवास करते या वहाँ पर इनका डेवलपमेंट नहीं होता। और जो मनुष्य है वो पानी को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, गंदा कर रहा है। अगर अवसाद होंगे पानी में तो इनके मुख में चले जाते हैं और कोरल की मृत्यु हो जाती है। तो इन्हें अवसाद भी नहीं चाहिए, इन्हें पॉल्यूशन भी नहीं चाहिए, और इन्हें एक सीमा से ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए। तो ये बहुत सेंसिटिव जीव है, इनको स्वच्छ पानी, नियत टेम्परेचर और साथ ही इनको जो है खुला समुद्र और इस तरह के जो पारिस्थितिकी तंत्र की जरूरत होती है वो मिलना चाहिए। तो इनके लिए बहुत सारी चीजें हैं, अधिक लवणता भी इनके लिए नुकसानदेह है, तो इन्हें बचाना और इन पर ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा जो कोरल है ये समाप्त हो जाएंगे। और कोरल का समाप्त होने का मतलब अब आप समझ रहे होंगे कि पूरी की पूरी पारिस्थितिकी तंत्र समाप्त हो जाएगी जो कि समुद्रों में निवास करता है। इन्हें समुद्रों का वर्षावन कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि समुद्र का वर्षावन किसे कहा जाता है, कोरल रीफ को कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि वर्षा वनों में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है। सेम ऐसे ही सबसे ज्यादा जैव विविधता धारण करने की क्षमता की वजह से कोरल को समुद्रों का या सागरीय तंत्र का वर्षा वन कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से कहीं ज्यादा जीवों को आवास और भोजन देने का काम करते हैं आपके कोरल रीफ। तो ये आपके सारे इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। तो हम बात कर रहे थे टेम्परेचर की तापमान की जितनी ज्यादा आवश्यकता है उतनी ही ज्यादा ये नुकसानदेह भी है अगर बढ़ गया तो जलीय पारितंत्र के लिए। दूसरा है आपका प्रकाश। प्रकाश किस तरह से प्रभावित करता है, आपको पता है कि प्रकाश की उपस्थिति में ही जो पौधे हैं, जो पादप है वो भोजन बना सकते हैं, चाहे वो स्थलीय हो या वो जलीय हो। जलीय पारितंत्र में मैंने आपको बताया था कि 200 मीटर के बाद जो प्रकाश की किरणें हैं या जो सूर्य की किरणें हैं वो नहीं जाती है समुद्र के अंदर। तो ये जो समुद्र होता है ये दो भागों में बढ़ जाता है। मान लेते हैं कि ये समुद्र है, इसका जो है जल है जो तली तक है, तो यहाँ जो प्रकाश है, जो सूर्य की किरणें हैं, ये मात्र 200 मीटर तक ही प्रवेश करेंगी, उसके बाद ये प्रवेश नहीं करेंगी। तो जो ऊपर का है इसे कहा जाता है प्रकाशिक मंडल, प्रकाशिक मंडल, और जो इसके बाद 200 मीटर वाला होता है इसे कहते हैं अप्रकाशिक मंडल।
अप्रकाशिक मंडल। ये जो प्रकाशिक मंडल है इसी में जितने भी पादप प्लवक होंगे, जितने भी शैवाल होंगे, जितने भी जो है भोजन बनाने वाली प्रजातियां होंगी, ये सारे ऊपरी लेयर में पाए जाएंगे, प्रकाशिक मंडल में पाए जाएंगे। और यहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण भी होगा और श्वसन भी होगा। प्रकाश संश्लेषण में आप जानते हैं कि जो पादप है जब वो सूर्य के प्रकाश की जो है उपस्थिति में अन्य अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और इस दरमियान ये कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। श्वसन क्या होता है, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसका जब पाचन होता है तो उस दरमियान हम क्या करते हैं, कार्बन को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ये कहलाता है श्वसन। पौधे करें तो प्रकाश संश्लेषण भोजन को बनाने के लिए, और हम भोजन को पचाने के लिए जो करते हैं, जो भोजन के पाचन स्वरूप जो ऑक्सीजन का लेना और कार्बन का बाहर निकलने की जो क्रिया होती है उसे श्वसन कहते हैं। तो इस प्रकाशिक मंडल में आपका प्रकाश संश्लेषण भी होगा और श्वसन भी होगा, लेकिन अप्रकाशिक मंडल में सिर्फ श्वसन होगा। क्योंकि जीव है यहाँ पर तो वो श्वसन करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये जो प्रकाशिक और अप्रकाशिक मंडल है इसे भी बांटा जाता है यहाँ पर निवास करने वाले जीवों के आधार पर, हम उसे भी बताएंगे। बात हो रही है कि प्रकाश का समुद्र पे क्या इफेक्ट होता है, तो आप समझ में आ रहा होगा, अगर प्रकाश नहीं जाएगा तो भोजन नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो समुद्रों की या सागरीय क्षेत्रों का डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे स्थल पर भोजन बनाने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है, सेम ऐसे ही जलीय क्षेत्रों में भी प्रकाश की जरूरत होती है भोजन बनाने के लिए। तो ये जो एरिया है ये प्रकाशिक है, ये जो एरिया है ये अप्रकाशिक है। इसमें श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों होंगे। जितने भी भोजन बनाने वाले पादप होंगे सब सतह पे होंगे, ये फाइटोप्लैंक्टन्स कहलाएंगे। और उनको खाने वाले जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होंगे वो जूप्लैंक्टन्स कहलाएंगे। और फिर उनको खाने के लिए जो मछलियां होंगी वो हो जाएंगी, और उनको खाने के लिए फिर उनसे और बड़े जो है मछलियां हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रकाश जो है वो इन क्षेत्रों में पर्याप्त रहता है, और उसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जैव विविधता समुद्रों में भी पाई जाती है। तीसरा क्या है, लवणता। आपको पता है समुद्र का जो पानी है ये लवण से युक्त होता है, और इस लवण युक्त पानी में यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र डेवलप कर जाता है, और उसको उतनी लवणता की हमेशा जरूरत रहती है जितनी उसने डेवलप किया है। और ये लवणता अगर घटता और बढ़ता है तो भी समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र डिस्टर्ब हो जाती है। तो लवणता जितना एक मानक है उससे ज्यादा घटना भी नहीं चाहिए और बढ़ना भी नहीं चाहिए, दोनों ही समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तीसरा है जल में घुलित ऑक्सीजन। जैसे ही स्थल के क्षेत्रों में हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सेम ऐसे ही समुद्रों में भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर ये लेवल घटता या बढ़ता है तो समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को डिस्टर्ब करता है। समुद्र, ये जान के आश्चर्य होगा बच्चों, स्थल से जो है 150 गुना कम जलीय पारितंत्र को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यानी कि स्थल पे जलीय पारितंत्र से 150 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यानी कि जो स्थल पर है जीव, इनका जो श्वसन करने की दर है वो ज्यादा तेज होती है अपेक्षाकृत जलीय क्षेत्रों से। तो जलीय क्षेत्रों से 150 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत स्थलीय पारितंत्र को होता है, लेकिन जलीय पारितंत्र में भी ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। और ये ऑक्सीजन की उपलब्धता जो जलीय क्षेत्र के पादप है वो करते हैं प्रकाश संश्लेषण करके, और ऑक्सीजन को निकाल करके वो जल में घोलते हैं। साथ ही हवाओं से भी ऑक्सीजन जलीय पारितंत्र एब्जॉर्ब करते हैं। और इस तरह से ऑक्सीजन का एक लेवल भी अगर घटेगा तो भी समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र डिस्टर्ब होगा, और बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि किस तरह से कोरल ब्लीचिंग होगा। तो ऑक्सीजन भी जो घुलित रूप में है उसकी मात्रा घटनी बढ़नी नहीं चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जलीय पारितंत्र है ये बहुत सेंसिटिव है। तीसरा आपका पोषक। पोषक भी जानते हैं आप कि जैसे स्थल पर पोषक तत्वों की जरूरत होती है, अगर पोषक कम है तो भी वहां का पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत नहीं होगा, और अगर पोषकता बढ़ जाती है तो फिर वहां पर क्या होता है वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होता। ऐसे समुद्रों में भी है, अगर पोषकता कम है तो वहां पे जैव विविधता नहीं होगा, लेकिन अगर पोषकता बढ़ गई किन्हीं कारणों से, हमने बहुत सारे ऐसी चीजें समुद्र के पानी में डाल दी जिससे पोषकता बढ़ गई, तो वहां पे जो है बहुत बड़ी मात्रा में या कहिए बहुत ज्यादा मात्रा में शैवालों का प्रस्फुटन हो जाएगा। और जब शैवालों का बड़ी मात्रा में प्रस्फुटन हो जाएगा तो उसको खाने वाले जीवों की वहां संख्या बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा, और इसी को कहते हैं BOD,
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर जलीय पारितंत्र में पोषकता बढ़ेगी तो वहाँ पे शैवालों का ब्लूम होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और कभी कभी वहाँ पर जलकुंभी जैसे वनस्पतियां भी उगाएंगी जो प्रकाश को नीचे नहीं जाने देंगी, ऊपर के तले को बिल्कुल ढक लेंगी। ऐसे में प्रकाश संश्लेषण की गति कम हो जाएगा, नीचे ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी और जीव जंतुओं का मृत्यु होने लगता है। तो बहुत ज्यादा पोषकता भी किसी भी जलीय तंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो बीओडी की प्रॉब्लम हो जाएगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा और फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जलीय पारितंत्र में। नेक्स्ट है आप लोगों का बच्चों की खुले समुद्री पारितंत्र के प्राणिजात और पादप जात। खुले जो समुद्र होते हैं इनमें कौन कौन से प्राणी पाए जाएंगे और पादप पाए जाएंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो ऊपर का इलाका होगा, जो ऊपर का लेयर होगा, यहाँ पे आपके पादप प्लवक होंगे, यहाँ पर वो तैरने वाली वनस्पतियां होंगी जो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाएंगी और उस भोजन को या इस पादपों को खाने के लिए जू प्लैंक्टन होते हैं। ये क्या हो जाएंगे, पहले स्तर पे आपके पादप हो जाएंगे, पादप प्लवक हो जाएंगे और ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से जू प्लैंक्टन इनको खाना भी शुरू करते हैं। छोटे छोटे जीव होते हैं जो ऊपर के तले में पाए जाते हैं, तल पर मिलता है। ये याद रखेंगे, ऊपर का जो एरिया होता है इसे तल कहते हैं और जो नीचे का होता है बेस इसे नितल कहते हैं। समुद्र का नितल नीचे है, तल ऊपर है। तो जो तली है इस पर आपके शैवाल होंगे, पादप होंगे जो भोजन बनाएंगे और उनको खाने वाले होते हैं जू प्लैंक्टन और छोटी मछलियां। और ये जो जू प्लैंक्टन है ये जब खाते हैं तो भोजन करते करते धीरे धीरे ये बड़े होने लगते हैं और धीरे धीरे करके ये नेक्टन और बेंथम में भी डिवाइड हो जाते हैं। तो ऊपर सबसे पहले होते हैं आपके जो है प्लैंक्टन, दूसरा जो लेयर होता है उसके बाद मध्य वाला, यहाँ पे आपके होते हैं नेक्टन। नेक्टन ये एग्जाम में आ जाता है बच्चों क्रम बनाने के लिए कि बताएं समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका क्रम क्या होगा जीवों और वनस्पतियों का। और जो सबसे नीचे होते हैं ये होते हैं आपके बेंथम। ये याद रखिए, ऊपर होंगे प्लैंक्टन, बीच में होंगे नेक्टन और नीचे होंगे बेंथम। प्लैंक्टन में आपके जितने भी पादप प्लवक होते हैं ये आते हैं और जो बीच में आएंगे नेक्टन होंगे और नेक्टन में बड़े बड़े जीव आएंगे जैसे आपके हो जाएंगे डॉल्फिन, आपकी जो डॉल्फिन होगी ये हो जाएंगे, आपका हो जाएगा व्हेल। इसके अलावा और जो बड़े बड़े जीव होते हैं वो आपके नेक्टन समुदाय में होंगे और जितनी भी छोटी मछलियां हैं, छोटे जीव हैं वो सारे कहाँ होंगे, ऊपर के क्षेत्रों में होंगे क्योंकि वो पादप प्लवकों को खाने का काम करेंगे और फिर इनको खाने वाले होंगे जो नेक्टन समुदाय के होंगे। और कुछ वनस्पतियां और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो तली में होते हैं, समुद्र के बिल्कुल तली में होते हैं। ऐसे कुछ पौधे भी होंगे, ऐसे कुछ जीव भी होंगे जो आते हैं आपके बेंथम समुदाय में। ये अप्रकाशिक मंडल होता है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये ध्यान रखिए बच्चों, ऊपर होगा पादप प्लवक जू प्लैंक्टन, बीच में होंगे नेक्टन जिसमें बड़े बड़े जीव आएंगे और नीचे होगा आपका बेंथम जिसमें कुछ जीव और वनस्पतियां आएंगी, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। यहाँ जैव विविधता सबसे कम होता है क्योंकि ये अप्रकाशिक मंडल होता है, बिल्कुल अंधकारपूर्ण होता है। तो ये ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे है आपका यही चीजें मैंने आपको बताई कि जो फाइटोप्लैंक्टन होंगे बिल्कुल तली पे होंगे, भोजन का निर्माण करेंगे, बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, उतनी ही तेजी से इनको खाने का काम करते हैं जू प्लैंक्टन जो छोटे छोटे जीव होते हैं। फिर समुद्री घास भी है, आप ये याद रखेंगे, समुद्री घास, जो समुद्री घास होते हैं इनकी भी बड़ी उपयोगिता है। एक तो ये भोजन के रूप में काम आते हैं जीवों के, दूसरा ये अवसादों को पानी से फिल्टर करने का काम करते हैं। जितने भी अवसाद समुद्र में आ जाते हैं उसको ये फिल्टर करने का काम करते हैं। साथ ही जो प्रदूषक तत्व होते हैं उसको भी फिल्टर करने का काम करते हैं। इसके अलावा समुद्री लहरों को ये कंट्रोल करने का काम करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े घास होते हैं और ये लहरों की गति को अवरुद्ध करते हैं। इस तरह से जो समुद्री घास होते हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ की पारितंत्र को विकसित करने के लिए या डेवलप करने के लिए या स्थिर रखने के लिए। तो समुद्री घास भी इसका एक हिस्सा है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो समुद्र में अंदर पाया जाता है। ये ऊपर नहीं होता है, ये अंदर होते हैं। इनका जो है जड़ नहीं होता है, ये विदाउट जड़ होते हैं, लेकिन ये समुद्र में अंदर पाए जाते हैं बड़े पैमाने पर। आपका नेक्टन समुदाय मैंने बताया, ये बीच में आएंगे, प्लैंक्टन के बाद नेक्टन आते हैं। ये बड़े आकार के जीव इसमें आएंगे, जितनी बड़ी मछलियां हैं, जितनी भी बड़ी जलीय जीव होते हैं वो सब नेक्टन समुदाय में आते हैं। और सबसे नीचे जो तली में होते हैं यहाँ पे बेंथ समुदाय कहलाते हैं। जो बेंथी समुदाय होते हैं बहुत कम होते हैं संख्या में, जो नीचे नितल में अंधकारपूर्ण जो एरिया होता है समुद्र का, यहाँ पे ये रहते हैं।
आगे बच्चों प्रवाल भित्तियों के प्रकार। प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं, मैंने आपको बताया ही कि जो कोरल होते हैं जब ये मरते हैं तो अपने ही समुदाय के जो मरे हुए पहले के रहते हैं जी उन्हीं के ऊपर ये मरते हैं और एक दूसरे पर मरते मरते बड़े बड़े चट्टानों का निर्माण कर देते हैं, बड़े बड़े द्वीप का निर्माण करते हैं और इस तरह से ये कई आकृतियां बनाते हैं। तो ये इनकी जो आकृतियां हैं कितनी तरह की होती है, तो एक तो होता है तटीय प्रवाल भित्तियां। तटीय प्रवाल भित्तियां क्या है, तो जितना भी आपका कोस्टल एरिया होगा इसके तटों के किनारे जो प्रवाल भित्तियां होती हैं ये तटीय प्रवाल भित्तियां कहलाती हैं, जो कि आपके देशों से या कहिए महाद्वीपों के या द्वीपों के किनारे किनारे रहते हैं। ये द्वीपों या महाद्वीपों के किनारे किनारे जब तटों के पाए जाएंगे तो इसे कहेंगे तटीय प्रवाल भित्तियां। दूसरा है आपका अवरोधक प्रवाल भित्तियां। जो अवरोधक प्रवाल भित्तियां होते हैं ये भी आपके तटों के किनारे होंगे लेकिन ये तट से सटे नहीं रहते। जैसे आपने देखा ये आपका इंडिया है और अगर ये बिल्कुल तट से सटे हुए हैं तो ये तटीय प्रवाल भित्ति कहलाएंगे, लेकिन अगर ये तट से सटे नहीं, ये आपका तट है और ये थोड़ा दूरी पर ऐसे बने हुए, ये आकृति में सबसे बड़े होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर तीन प्रकार की है, एक वलयाकार है, एक आपका तटीय है और एक आपका अवरोधक है। सबसे बड़ी संरचना इनकी होती है, ये अवरोधक जो प्रवाल भित्तियां होती है इनकी संरचना सबसे बड़ी होती है। ये ध्यान देंगे, जो तटीय होंगे वो तट से सटे रहेंगे लेकिन इनकी संरचना बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन जो अवरोधक होती है ये तटों के समानांतर थोड़ी दूरी पर बनते हैं और ये समुद्र के पानी को अवरुद्ध करते हैं, इसकी लहरों को रोकते हैं, इससे आने वाली जो खतरनाक लहरें होती हैं उससे तटों की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, इसीलिए इन्हें अवरोधक प्रवाल भित्तियां कहा जाता है और इनका आकार सबसे बड़ा होता है। अगर कभी पूछ ले इनमें से सबसे बड़ा संरचना कौन सा है तो अवरोधक प्रवाल भित्तियों का है। ये तटों की सुरक्षा करते हैं, उससे पहले ही बनते हैं और ये इसी वजह से अवरोधक प्रवाल भित्ति कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान देंगे। और तीसरा जो है आपका ये वलयाकार प्रवाल भित्तियां है। वलयाकार प्रवाल भित्ति मतलब घोड़े की नाव जैसी प्रवाल भित्तियां। जैसे मान लीजिए ये आपका इंडिया का तट है और यहाँ पर ऐसी प्रवाल भित्तियां बने, यानी कि कुछ इस तरह का जैसे घोड़े का नाग होता है इस टाइप की प्रवाल भित्तियां बन जाए और ये जो है बिल्कुल चट्टाने बना दे, पानी को अवरुद्ध कर दे, आने जाने ना दे, लेकिन थोड़ा सा खुला रहे और यहाँ से जो पानी है समुद्र का इसके अंदर प्रवाह जो है प्रवेश कर जाए और प्रवेश करने के बाद इस इलाके में कैद हो जाए, इससे बाहर ना निकल पाए। तो ये बन गया आपका वलयाकार प्रवाल भित्ति। समुद्र का पानी से ये भर चुका है और यहाँ थोड़ा सा सकरा भाग है जहाँ से ये पानी आता जाता रहता है, लेकिन ये एरिया जो है ये पानी से भरा हुआ है, उसमें कैद हो चुका है। ये बिल्कुल लैगून झील जैसी संरचना बन जाती है। वलयाकार प्रवाल भित्तियों में लैगून झील का निर्माण हो जाता है, क्योंकि ये समुद्र का पानी इसके अंदर जाकर के कैद हो चुका है और एक घोड़े के नाल की आकृति का होता है, इसे कहते हैं वलयाकार प्रवाल भित्तियां। तो ये है आपके प्रवाल भित्तियों के प्रकार। प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं। और ये जो अवरोधक प्रवाल भित्ति है ये आपने देखा होगा कि ये क्या है, बहुत बड़ी संरचना है। ऐसी ही संरचना आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी इलाके में समुद्र में पाया जाता है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। बैरियर मींस क्या होता है, अवरोध, और ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि जो है विशाल अवरोधक जो है आपका बैरियर या रीफ। इस तरह की संरचना आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व के सागर में पाया जाता है। और विश्व की सबसे ज्यादा प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इतना ज्यादा प्रवाल भित्तियां और कहीं नहीं पाया जाता है। हालांकि अन्य जगह भी है लेकिन कम है, सबसे ज्यादा मात्रा में इसी के आसपास के इलाके में पाए जाते हैं। ये बातें ध्यान रखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपका प्रवाल विरंजन। मैंने आपको बताया कि प्रवाल विरंजन क्या है। जो प्रवाल है यानी कि जो आपकी कोरल है, ये जब अपने ऊपर से जूजैंथिल जो होते हैं इनको हटा देते हैं, जो भोजन बनाते हैं, तो इनका विरंजन कहलाता है। क्योंकि प्रवाल व्हाइट दिखने लगते हैं, अपने ओरिजिनल कलर में आ जाते हैं और ये मरने लगते हैं, ये कहलाता है आपका प्रवाल विरंजन। और विश्व के 100 में से लगभग 100% में से लगभग 20% से ज्यादा जो कोरल है वो प्रवाल विरंजन की वजह से मर रहे हैं या समाप्त हो रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत में प्रवाल भित्तियां। यहाँ से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में प्रवाल भित्तियां कहाँ है। तो भारत में प्रवाल भित्तियां आपके अंडमान निकोबार में है, अंडमान में है, अंडमान में है और यहाँ पे सबसे ज्यादा है। ये ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे ज्यादा प्रवाल भित्तियां कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है।
सबसे कम कहाँ है? कच्छ के रण में। कच्छ के रण में सबसे कम है, सबसे कम है प्रवाल मिट्टियां भारत में कच्छ के रण में। तीसरा मन्नार की खाड़ी में भी आपके प्रवाल मिट्टियां हैं और चौथा है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यानी कि ये 4 जगह है जहां इंडिया में प्रवाल मिट्टियां मिलती हैं। सबसे ज्यादा अंडमान में मिलती हैं और सबसे कम कच्छ के रण में मिलती हैं। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप में भी प्रवाल मिट्टियां पाई जाती हैं। तो एग्जाम में कूट में क्वेश्चन आता है कि बताएं भारत में कहाँ पर प्रवाल मिट्टियां मिलती हैं या कहाँ पर प्रवाल मिट्टियां नहीं मिलती हैं। तो ये याद रखेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा और समझ जो है अच्छे से इसको रिविजन कीजिएगा बार बार। सारे तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।